सीमा एक गरीब घर की बेटी थी। वह गरीबी में भी बीकॉम कर रही थी। विशाल ने उसे पहली बार कॉलेज में देखा और वह उसे देखता ही रह गया। उसने सोचा कि यह इतनी सुंदर लड़की है, अगर इसकी शादी उससे हो जाए तो उसकी तो किस्मत ही बदल जाएगी। एक दिन विशाल उसका पीछा करता हुआ उसके घर पहुंच गया। उसने देखा कि सीमा तो बहुत ही गरीब है। घर में 2 चारपाई और कुछ बर्तन और कुछ कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। सीमा के पिता लखन ने विशाल को जानते हुए देख लिया और उसके पास गया और पूछा, कौन हो साहब? विशाल बोला, क्या यह आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है, मगर कोई गलती हो गई उससे क्या? नहीं बाबूजी, कोई गलती नहीं हुई। दरअसल मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। आए आए बैठिए साहब, मगर मैं तो आपको जानता तक नहीं। जनता तो मैं भी आपको नहीं, बस एक बार इन्हें कॉलेज में देखा, तभी ये मुझे पसंद आ गई। आज इनका पीछा करते हुए मैं आपसे बात करने आया हूँ। हम 2 भाई हैं, माँ बाप नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, दोनों भाई साथ में बिजनेस करते हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आप चाहें तो पता कर सकते हैं। लेकिन बेटा, हमारे पास तो सिर्फ ये झोपड़पट्टी और सिर्फ बेटी है। मुझे सिर्फ आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे बेटा कह दीजिए, साहब नहीं। लखन बहुत खुश हुआ। उसके तो भाग्य खुल गए। जो इतना अमीर लड़का उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है। लखन ने हाँ कर दी। बहुत सादे तरीके से विशाल की शादी सीमा से हो गई। ससुराल में जाकर सीमा ने देखा तो सोचने लगी, अरे बाप रे, कितना बड़ा घर है। सीमा की जेठानी पार्वती बोली। क्या सोचने लगी सीमा? ऐसा घर तो तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा। सीमा को लगा जैसे उसकी जेठानी ने ताना मारा हो। सीमा को उसकी जेठानी उसके कमरे में ले गई। सीमा ने उससे कहा, दीदी बहुत प्यास लगी है। फ्रिज का पानी पियोगी या गाड़ी का? वैसे फ्रिज का तो तुमने कभी पिया नहीं होगा, गाड़ी का ही ला देती हो। पार्वती पानी देकर बोली। अच्छा सीमा, ये कपड़े पहन लो, वैसे भी तुम्हें इतना बोझ की आदत नहीं होगी। विशाल कमरे में आया और सीमा से कहा, सीमा भाभी बहुत बड़े घर की बेटी हैं और पापा जी मरने से पहले सब कुछ बड़े भैया के नाम करके चले गए, इसलिए भाभी को थोड़ा घमंड भी है। लेकिन तुम उनकी किसी बात को दिल पर मत लेना। कोई भी बात हो मुझे बताना। ठीक है, लेकिन इस कमरे में इतनी ठंड क्यों है? मुझे सर्दी लग रही है। शायद तुम नहीं जानती होगी, इस कमरे में एसी लगा है। एसी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने ससुराल में एसी लगा हुआ मिलेगा। चौंको मत सीमा, यहाँ तुम्हें ऐसी बेहद सी चीजें मिलेंगी जो तुमने कभी नहीं देखी होंगी। मैं तुम्हें वो सब सुख दूंगा जो तुम्हें नहीं मिला। सुबह उठकर सीमा ने अपने मायके के कपड़े पहन लिए। पार्वती गुस्से में बोली, ये तुम्हारा झोपड़पट्टी वाला मायका नहीं है। ये क्या पहना है तुमने? कोई क्या कहेगा? हम बड़े लोग हैं, यहाँ ऐसे कपड़े पहनोगी? मैं दूसरे कपड़े लाती हूँ। पार्वती सीमा के कमरे में गई तो एसी चला हुआ था। एक बड़ी सी साड़ी वह देते हुए बोली, महारानी, पूरी रात ऐसी चलाया है। जानती हूँ इसका बिल देना पड़ता है, पर तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारे घर में तो पंखा भी नहीं था। पार्वती बात बात पर सीमा को मायके की गरीबी से ताने देती थी, लेकिन सीमा सब चुपचाप सहती रही। ऐसी ही 1 साल गुजर गया। एक दिन सीमा हॉल का एसी झाड़ू से झाड़ रही थी तो अचानक से एसी में स्पार्किंग हुई और वह बंद हो गया। पार्वती जोर जोर से चिल्लाई, तुमने इसमें क्या कर दिया? इसकी कीमत जानती हो? इतना तो तुम्हारे पिताजी ने शादी में भी नहीं लगाया जितनी इसकी कीमत है। कभी कुछ देखा होता तो पता चलता। सीमा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। विशाल अपनी भाभी की आवाज सुन रहा था। विशाल पार्वती के पास जाकर बोला, भाभी ये क्या है? तुम बार बार उससे उसकी गरीबी के ताने देती हो। आखिर वो बेचारी कब तक सहन करेगी? तो पार्वती बोली, ओहो, उसके लिए आज भाभी से तेज आवाज में बात कर रहे हो? सहन करने की जरूरत ही क्या है? हमने तुम लोगों का ठेका नहीं लिया है। चले क्यों नहीं जाते उसे यहाँ से लेकर? भाभी ये क्या कह रहे हैं? और भैया आप भी चुप सुन रहे हैं। तेरी भाभी सही कह रही है विशाल, रोज रोज के झगड़ों से अलग होना ही बेहतर है। जाओ, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। बाप की 1 लाख की संपत्ति को करोड़ों में बदला है इन्होंने। दिन रात मेहनत की है। जाओ और जो करना है अपने बलबूते पर करो। विशाल दुखी हुआ। आज तक उसने जो भी कमाया भैया भाभी के हाथ में सौंप दिया था। आज उसके पास कुछ नहीं था। सीमा परेशान होकर विशाल से बोली, अब हम कहाँ जाएंगे? सीमा मेरे पास कुछ नहीं है। भाभी ने तो हमारा बैग भी पैक करके बाहर रख दिया है। चलो विशाल, जब तक कोई इंतजाम नहीं होता आप मेरे घर चलो। सीमा विशाल के साथ अपने घर आ गई। बहुत गर्मी थी। विशाल पसीने में तरबतर था। यहाँ पंखा था न कोई कूलर।
आपको एसी की आदत है ना, एसी के बिना कैसे रहोगे? सीमा, मैं तो रह लूंगा, लेकिन ये देखो, तुम्हारे माथे पर भी पसीना है। सीमा हाथ के पंखे से हवा करने लगी। विशाल उसे प्यार से बोला, रहने दो सीमा, तुम थक जाओगी। सच बहुत बड़ी बात है बिना एसी के रहना। मैं जल्द ही कुछ इंतजाम करता हूँ। अगले दिन बाहर से आकर लखन ने सीमा को लिफाफा दिया। सीमा ने लिफाफा खोलकर देखा तो उसका ज्वाइनिंग लेटर था। सीमा खुशी के मारे उछल पड़ी। लखन ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो सीमा ने कहा, पापा, मेरा बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मेरी नौकरी लग गई। अब वो दिन दूर नहीं कि हमारे घर में भी सब कुछ होगा। विशाल बेटा, कहाँ थे तुम? जानते हो, सीमा की नौकरी लग गई। बाबूजी, बधाई हो, आज मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। सब लोग बहुत खुश थे। सीमा बोली, विशाल, अब हम अपनी पहली सैलरी से अपने घर में एसी लगवाएंगे ताकि लोगों को भी पता चले कि हम गरीबों के घर में भी एसी है। सीमा ने अपने पिता के घर में एसी लगवाया। पूरा गांव देखने के लिए टूट पड़ा। पूरा दिन औरतें गर्मी से बचने के लिए सीमा की माँ के पास बैठने लगी। एक दिन पार्वती और रोहन ढूंढते हुए सीमा के घर के पास आ पहुँचे। पार्वती ने एक लड़के से पूछा, अरे भाई सुनो, क्या सीमा का घर यही है? तभी सीमा बाहर निकली और बोली, अरे दीदी और भाई साहब, हम गरीबों के घर आपका कैसे आना हुआ? आवाज सुनकर विशाल भी आंगन में आ गया। आप लोग यहाँ और आप लोगों को किसी ने आते हुए देख तो नहीं लिया? बेकार में आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। हमें माफ कर दो सीमा, तुम घर से क्या आई? हमारे घर की तो लक्ष्मी ही उठ गई। हाँ विशाल, शेयर मार्केट में मेरा सारा पैसा डूब गया। मैं बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि मकान बेचकर कर्ज उतारना पड़ा। भैया, बहुत दुख हुआ। वह मकान हमारे दादाजी का था। तुम दोनों हमें माफ कर दो, हमें हमारे किए की सजा मिल गई है। दीदी, ये क्या कह रही हो? आप बड़ी हो हमसे, माफी मत मांगो, हमें आशीर्वाद दो। हाँ भैया, भाभी, अंदर आकर बैठो। जिस एसी के लिए हमें घर छोड़ना पड़ा, वह एसी आज हम गरीबों ने भी लगवा लिया है। हाँ, और हम लोग बहुत खुश हैं। जब तक आपकी कहीं व्यवस्था न हो, आप हमारे साथ रहो। पार्वती और रोहन रोने लगे। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। मैंने सीमा की गरीबी का मजाक उड़ाया और आज मेरे सामने उससे भी ज्यादा बुरे दिन आ गए। नहीं दीदी, दिल छोटा मत करो। हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे और फिर से सब एक साथ रहेंगे, अब अपने एसी वाले घर में। सनपुरा, एक छोटा सा गांव जहां राधा और सुरेश अपने बच्चों पूजा और मोहन के साथ रहते थे। सुरेश गांव के सेठ जीवनलाल के खेतों में काम करता था, जबकि राधा गांव के बड़े मकान में खाना बनाने और सफाई का काम करती थी। दोनों मिलकर मुश्किल से घर का खर्चा चला रहे थे। लेकिन एक बात थी जो उनके दिल को छूती थी, अपने बच्चों का भविष्य। इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सूरज की तपिश इतनी कड़ी थी कि दिन में भी लोगों को छांव की तलाश रहती थी। सुरेश खेतों में काम करते हुए अक्सर बेचैनी से अपने पसीने को पोंछता, सोचता कि इस हालत में काम कैसे चलेगा। इस साल की गर्मी तो बहुत ही कड़ी है। समझ नहीं आता कैसे काम करेंगे, लेकिन काम करना तो पड़ेगा, नहीं तो सेठ जी से डांट खानी पड़ेगी। राधा ने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने काम पर जाने के लिए कदम बढ़ाए। वह जिस घर में काम करती थी, वहां की मालिक सुजाता अपने पति रमेश और बच्चों तनु और राघव के साथ रहती थी। राधा, आज जल्दी काम खत्म कर लेना। शाम को राघव का जन्मदिन है और पार्टी का सारा इंतजाम भी करना है। राधा काम को निपटाकर पार्टी की सजावट में मदद करती है। शाम को जब पार्टी शुरू होती है तो राधा अपने बच्चों पूजा और मोहन के साथ उसमें शामिल होती है। पूजा और मोहन बड़े घर और एसी की ठंडी हवा से प्रभावित होते हैं। राघव अपने दोस्तों के सामने अपने घर के एसी का बखान करता है और पूजा और मोहन अपने माता पिता से एसी की मांग करने लगते हैं। माँ, हमें भी ऐसा एसी चाहिए। राघव के घर में कितना ठंडा है। राधा बच्चों की इच्छाओं को पूरी न कर पाने की निराशा में डूबी हुई थी, लेकिन वह समझती थी कि उनके पास अभी वह सब करने की सामर्थ्य नहीं थी। पार्टी के बाद पूजा और मोहन राघव के कमरे में जाकर एसी की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। तभी राघव की बहन तनु गुस्से में आकर उन्हें डांटती है और अपनी माँ को बुलाती है। तुम्हारे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें लेकर घर जाओ और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। यह बात राधा के हृदय में चुभ गई। वह तनु की माँ सुजाता से विनती करती है। सुनिए, तनु का गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन हमें तो सिर्फ थोड़ी ठंडी हवा का मजा लेना था।
कृपया मुझे काम से मत निकालिए, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। अगर नियम तोड़े हैं तो सजा भी भुगतनी होगी। राधा का दिल टूट गया, लेकिन उसे बच्चों के लिए चिंता थी। घर लौटकर राधा के मन में चिंता और हताशा का एक सागर उमड़ पड़ा कि अब वह अपने घर का खर्च कैसे चलाएगी। अगले दिन उसके पास बच्चों के लिए खाना बनाने का सामान भी नहीं था, क्योंकि घर में राशन खत्म हो चुका था। एक दिन राधा ने एक दुकान के बाहर एक पोस्टर देखा जिस पर लिखा था, पकौड़े बनाने के लिए तुरंत जरूरत है। इस पोस्टर को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जग गई। उसने तुरंत दुकान पर जाकर वहां पकौड़े बनाने का काम शुरू किया। राधा, तुम जल्दी से पकौड़े बना लो। इससे इस गर्मी में लोगों को ठंडक भी मिलेगी और मेरी दुकान की बिक्री भी बढ़ जाएगी। राधा की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। उसने अपनी कड़ी मेहनत और बचत से अपने बच्चों के लिए एक सेकंड हैंड एसी खरीदी। जब एसी अपने नए घर में आया तो बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। उनकी आंखों में चमक और चेहरों पर मुस्कान देखकर राधा का दिल भर आया। सुरेश, जो अक्सर काम की चिंताओं में घिरा रहता था, ने राधा की इस मेहनत और लगन को देखकर संतोष महसूस किया। उसे गर्व था कि उसकी पत्नी ने उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की। गांव की तपन अब राधा और सुरेश के घर में ठंडक और खुशियों में बदल गई थी। उस दिन से उनके जीवन की राह थोड़ी आसान हो गई और उन्होंने महसूस किया कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हों, सच्ची मेहनत और संकल्प से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।